दिल्ली सल्तनत का दौर भारतीय इतिहास में बहुत मायने रखता है। यह 1206 से 1526 तक 3 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक चला। इस दौरान 5 बड़े राजवंशों ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर राज किया। सल्तनत ने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने आगे आने वाले साम्राज्यों के लिए रास्ता बनाया। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में तुर्की आक्रमणकारियों के आगमन से दिल्ली में राजपूत शासन का अंत हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहले एक गुलाम सेनापति था, ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। सल्तनत का शासनकाल निरंतर परिवर्तन और विकास का दौर था। नए शासक अपने साथ अपनी महत्वाकांक्षाएं और चुनौतियां लेकर आए। हालांकि उन सभी ने दिल्ली सल्तनत की पहचान और विरासत को आकार देने में योगदान दिया। यह निबंध दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तल्लीन करता है और उसके 5 प्रमुख राजवंशों के उत्थान और पतन की खोज करता है। हम उनके महत्वपूर्ण शासकों, उनकी उपलब्धियों और भारत पर उनके प्रभाव की जांच करेंगे। गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। कुतुब-उद-दीन ऐबक, जो एक कुशल सैन्य कमांडर था, ने खुद को पहले सुल्तान के रूप में स्थापित किया। ऐबक का शासनकाल सैन्य विजयों और उसके शक्ति आधार के समेकन द्वारा चिह्नित किया गया था। उसने पड़ोसी राज्यों से खतरों को सफलतापूर्वक खदेड़ा और सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार किया। उसने दिल्ली में एक विशाल विजय स्मारक, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश को सल्तनत के प्रशासन को मजबूत करने और मंगोल आक्रमणों को खदेड़ने का श्रेय दिया जाता है। उसने टंका नामक एक चांदी का सिक्का पेश किया और एक भूमि राजस्व प्रशासन इक्ता प्रणाली का आयोजन किया। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक बनी। अपनी बहादुरी और प्रशासनिक कौशल के लिए जानी जाने वाली उसने अपने समय के पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी। हालांकि गुलाम वंश अपेक्षाकृत कम समय तक चला, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत को उत्तर भारत में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया। उनके सैन्य कौशल और प्रशासनिक सुधारों ने आने वाली शताब्दियों में सल्तनत के विस्तार और समृद्धि के लिए आधार तैयार किया। गुलाम वंश के बाद आने वाले खिलजी वंश ने आक्रामक विस्तार और समेकन के युग की शुरुआत की। संस्थापक जलाल उद्दीन खिलजी ने अपने हिंदू प्रजा के प्रति अधिक सहिष्णु नीति अपनाई, जिससे सल्तनत की आंतरिक स्थिरता मजबूत हुई। जलाल उद्दीन का भतीजा और उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी इस वंश के सबसे प्रमुख शासक के रूप में उभरा। अपनी सैन्य प्रतिभा और महत्वाकांक्षी अभियानों के लिए जाने जाने वाले उन्होंने सल्तनत की सीमाओं का अभूतपूर्व स्तर तक विस्तार किया। अलाउद्दीन के शासनकाल में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त हुई। उसने मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ा और बाहरी खतरों से सल्तनत की रक्षा की। उसने अपनी विशाल सेना और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए बाजार नियंत्रण उपायों सहित आर्थिक सुधारों को लागू किया। अलाउद्दीन का शासनकाल खिलजी वंश के उच्च बिंदु को दर्शाता है। उनकी सैन्य उपलब्धियों और प्रशासनिक सुधारों ने दिल्ली सल्तनत को भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति में बदल दिया। तुगलक वंश खिलजियों का उत्तराधिकारी बना और उसे एक विशाल साम्राज्य मिला। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने सल्तनत के क्षेत्रों को मजबूत करने और इसके बुनियादी ढांचे में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया। गयासुद्दीन के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में सबसे गूढ़ व्यक्ति माना जाता है। अपनी बौद्धिक कुशाग्रता और महत्वाकांक्षी लेकिन अक्सर अव्यवहारिक सुधारों के लिए जाने जाने वाले उनका शासनकाल प्रगति और उथल-पुथल दोनों से चिह्नित था। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं, जैसे कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना और सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत, को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और अंततः विफल रही। ये विफलताएं विद्रोहों और उनके अधिकार को चुनौतियों के साथ सल्तनत को कमजोर करती गई। चुनौतियों के बावजूद तुगलक वंश ने सल्तनत के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास में योगदान दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक को कला,
साहित्य और वास्तुकला के संरक्षण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नहरों, विश्राम गृहों और अस्पतालों के निर्माण को चालू करवाया। भाग 5, सैयद वंश, परिवर्तन का दौर। सैयद वंश का उदय दिल्ली सल्तनत के भीतर कमजोरी और अस्थिरता की अवधि के दौरान हुआ। 1398 में एक तुर्को मंगोल विजेता तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत खंडित और कमजोर हो गई थी। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान ने दिल्ली में सत्ता संभाली। सैयद शासकों ने अपने सिकुड़ते डोमेन के भीतर व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने की कोशिश करते हुए तैमूरियों की आधिपत्य को स्वीकार किया। सैयद काल विद्रोही राज्यपालों और पड़ोसी राज्यों के खिलाफ निरंतर संघर्षों द्वारा चिह्नित था। सल्तनत का क्षेत्र काफी सिकुड़ गया और उसका अधिकार कमजोर हो गया। आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों का सामना करते हुए उन्हें नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सैयद वंश हालांकि अपने पूर्ववर्तियों की तरह शक्तिशाली या प्रभावशाली नहीं था, लेकिन एक अशांत अवधि के दौरान व्यवस्था की एक झलक प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका शासन तुगलक वंश के पतन और लोदियों के उदय के बीच एक सेतु का काम करता था। भाग 6, लोदी वंश, सल्तनत को पुनर्जीवित करना। अफगान मूल का लोदी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक वंश के रूप में उभरा। संस्थापक बहलुल लोदी ने 1451 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद शासन का अंत कर दिया। उसने अपनी शक्ति को मजबूत करने और सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। बहलुल लोदी ने खोए हुए प्रांतों पर फिर से विजय प्राप्त की और उत्तर भारत में सल्तनत की स्थिति मजबूत की। उसने राजपूतों के प्रति एक सामंजस्यपूर्ण नीति अपनाई और विवाह के माध्यम से गठबंधन को बढ़ावा दिया। बहलुल लोदी के पुत्र और उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने सल्तनत के प्रशासन और सेना को और मजबूत किया। उन्होंने राजस्व संग्रह में सुधार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को लागू किया। सिकंदर ने सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया, जो गंगा के मैदानों को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को सल्तनत के भीतर और बाहर दोनों जगह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सत्ता को केंद्रीकृत करने के उनके प्रयासों से शक्तिशाली अफगान रईसों के साथ संघर्ष हुआ। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के खिलाफ उनकी हार ने दिल्ली सल्तनत के अंत का प्रतीक किया। भाग 7, स्थापत्य, विरासत, शक्ति और कला के स्मारक। दिल्ली सल्तनत ने अपने पीछे एक समृद्ध स्थापत्य विरासत छोड़ी, जिसकी विशेषता इस्लामी और भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण थी। सुल्तान विपुल निर्माता थे, जिन्होंने मस्जिदों, मकबरों, किलों और शहरों का निर्माण करवाया, जो उनकी शक्ति और कलात्मक संवेदनाओं को प्रदर्शित करते थे। कुतुब उद दीन ऐबक द्वारा शुरू कराया गया कुतुब मीनार प्रारंभिक इंडो इस्लामिक वास्तुकला के एक विशाल उदाहरण के रूप में खड़ा है। इस परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी है, जो दिल्ली में बनी पहली मस्जिद है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ, जो कुतुब मीनार परिसर का एक प्रभावशाली प्रवेश द्वार है। अपनी भव्यता के लिए जाने जाने वाले तुगलकों ने भव्य तुगलकाबाद किला और जहांपनाह शहर का निर्माण करवाया। दिल्ली में लोदी गार्डन में लोदी शासकों के मकबरे हैं, जो सादगी और लालित्य की विशेषता वाली उनकी विशिष्ट स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करते हैं। सल्तनत काल में वास्तुकला की सल्तनत शैली का विकास हुआ, जिसने बाद में मुगल वास्तुकला को प्रभावित किया। भाग 8, प्रशासनिक संरचना, शासन और सुधार। दिल्ली सल्तनत ने अपने विशाल क्षेत्रों पर शासन करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा विकसित किया। राज्य के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में सुल्तान के पास पूर्ण शक्ति थी। उन्हें मंत्रियों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार था। सल्तनत के क्षेत्र को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसे आगे छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। सुल्तान द्वारा नियुक्त राज्यपाल प्रांतों का प्रशासन करते थे। गुलाम वंश के दौरान शुरू की गई इक्ता प्रणाली ने अधिकारियों को सैन्य सेवा और राजस्व संग्रह के बदले में जमीन प्रदान की। सुल्तानों ने राजस्व प्रशासन में सुधार,
सेना को मजबूत करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न सुधारों को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण उपायों का उद्देश्य उचित मूल्य सुनिश्चित करना और जमाखोरी को रोकना था। लोक निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास पर फिरोज शाह तुगलक का ध्यान सल्तनत की समृद्धि में योगदान देता था। भाग 9, सांस्कृतिक संलयन, प्रभावों का ताना बाना। दिल्ली सल्तनत ने इस्लामी और भारतीय परंपराओं के बीच एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संलयन देखा। तुर्की और फारसी संस्कृतियों के आगमन ने कला, वास्तुकला, साहित्य और संगीत में नए प्रभाव डाले। फारसी दरबारी भाषा बन गई, जबकि उर्दू, फारसी और हिंदी का एक मिश्रण आम लोगों की भाषा के रूप में उभरी। सल्तनत काल में साहित्य का विकास हुआ, जिसमें अमीर खुसरो जैसे प्रमुख लेखकों ने फारसी और हिंदवी साहित्य दोनों में योगदान दिया। कला और वास्तुकला के सल्तनत के संरक्षण ने एक अनोखी इंडो इस्लामिक शैली के विकास का नेतृत्व किया, जो दोनों संस्कृतियों के तत्वों का मिश्रण थी। संगीत परंपराओं के मिश्रण के परिणाम स्वरूप नए वाद्य यंत्रों और संगीत रूपों का उदय हुआ, जिससे भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध हुआ। दिल्ली सल्तनत, हालांकि राजनीतिक परिवर्तन और समेकन का द्वार था, ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विचारों, परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों के एक जीवंत आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, एक स्थायी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो आज भी भारत को प्रभावित करती है।